तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सांगू जो होता है वहां पर पहले वाले माउंटेन बैंडर्स को तो मार डालता है, लेकिन अब वहां पर माचे के 3 ग्रुप के लोग और आ जाते हैं। तो माचे ग्रुप के 3 लोग वहां पर आने के बाद उन डेड बॉडीज को देखते हैं और कहते हैं कि इन्हें देखकर लगता है कि जो मावेंग पैलेस के लोग हैं, कि हमने इनका पीछा करके ठीक ही किया। इन लोगों को जिसने मारा है वो काफी ज्यादा स्पेशल लगता है, तो अब यहाँ पर हम इनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं क्या है ये लोग कौन है और इन लोगों ने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ इन लोगों को कैसे मार दिया है। तो हमारा सांगू कहता है कि अब तुम लोग कौन हो और कमीने पर हमारा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हो। तो दूसरी तरफ से जो माचे के लोग होते हैं उसे कहते हैं कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर इन लोगों को मारा है, यानी कि तुम ही ने इन 5 लोगों को मारा है, लेकिन तुम्हारे स्किल्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, हालांकि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो और तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ तमीज से बोलने के लिए नहीं आया। जबकि लेफ्टिनेंट से कहती है कि यहाँ पर इनके साथ जरा ध्यान से बात करो क्योंकि ये वॉरियर्स हैं। तो तुम्हारा सांगू कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये लोग हमारी कैरेज को अगर रोकेंगे तो फिर ये सभी लोग यहाँ पर डेड बॉडीज हैं। और साथ ही हमारा सांगू अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन और तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर से अभी दफा नहीं होते तो फिर मैं तुम सभी लोगों को भी यहाँ पर इस तरह से काटने वाला हूँ जिस तरह से ये लोग यहाँ पर मरे पड़े हैं। उसकी बात सुनने के बाद माचे ग्रुप के लोग कहते हैं कि लगता है कि इस लड़के को मार पड़नी ही चाहिए क्योंकि ये जिस तरह से बदतमीजी से बात कर रहा है, इसे सबक सिखाए बिना तो हम लोग यहाँ पर से नहीं जाने वाले। और उसका साथी से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर इस लड़के को बुरी तरह से पीटना चाहता हूँ, मेरे हाथ में भी खुजली हो रही है। तुम्हारा सांगू कहता है मैं तुम्हारी खुजली मिटाता हूँ और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि वो बंदा जो होता है वो वहां पर एनर्जी को रिलीज कर सकता है। तो वहां पर की पावर को रिलीज करते हुए हमारे सांगू के ऊपर एक पंच मारता है जो कि स्लैश की तरह आगे बढ़ती है और सीधी जाकर हमारे सांगू के साथ टकराती है, लेकिन हमारा सांगू उसको अवॉइड कर लेता है जो कि पीछे जाकर गिरती है, जहां पर लेफ्टिनेंट और साथ में हमारी मिस शिन होती है, वो दोनों उसको अवॉइड करते हैं। और उसको अवॉइड करने के चक्कर में वहां पर जो हमारी लेफ्टिनेंट होती है वो जख्मी हो जाती है, जबकि हमारा सांगू भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर एक वाले के साथ अपनी तलवार को टकराता है। तो हमारा सांगू जब वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगा रहा होता है तो उस बंदे को भी समझ आ जाती है कि ये भी कोई आम सा वॉरियर नहीं है बल्कि इसकी तलवार के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है। तो सांगू वहीं पर से उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। जब वो पीछे गिरता है तो सांगू उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही दूसरा मास्टर अपनी तलवार के साथ उसको ब्लॉक करता है, जबकि तीसरे वाला जो होता है वो अपनी पांचवें पावर को रिलीज करते हुए साइड के ऊपर से एक जबरदस्त पंच दे मारता है। तो वहां सांगू अपने कंधे को सामने करते हुए उसके पंच को वहां पर ब्लॉक करता है, लेकिन उसके साथ हिट होने के बाद वो पीछे की तरफ गिर जाता है। मिस शिन भागती हुई आगे बढ़ती है और आकर उनमें से एक के ऊपर अटैक करती है ताकि वो आकर उसे बचा सके। तो वहां सांगू से कहता है कि यहाँ पर से जाओ, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहां पर उनके साथ फाइट करना शुरू कर देती है ताकि वो अपने यंग मास्टर को बचा सके। तो उनमें से एक के साथ वो फाइट कर रही होती है जबकि 2 को हमारा सांगू संभाल रहा होता है और बार बार उसे कह रहा होता है कि यहाँ पर से जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ पर से जाओ, तो वो कहती है नहीं मैं यहाँ पर से नहीं जाऊंगी। लेफ्टिनेंट जो होती है वो साइड के ऊपर खड़ी है, सब कुछ देख रही होती है। तो मिस डैंग उसे कहती है क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर इस तरह से आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे जब तक वो दोनों वापस नहीं आते। और इसी के साथ ही हमारी जो मिस शिन होती है वो उनमें से एक को अपने पीछे लेकर जंगल की तरफ भाग जाती है ताकि वो यहाँ पर से डिस्ट्रैक्शन को कम कर सके, जबकि हमारा सांगू से कहता है कि वहां पर मत जाओ, मैं कह रहा हूं कि उसे अकेले अपने साथ लेकर ना जाओ। और साथ ही वहां पर हमारे सांगू के ऊपर अटैक होता है जिससे हमारा सांगू पीछे की तरफ गिर जाता है, लेकिन इसी के साथ ही सांगू की बॉडी के अंदर मर्डरस एनर्जी जो होती है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। तो मिस शिन जो होती है वो कहती है कि इससे पहले कि सांगू की बॉडी के अंदर मर्डरस एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो, मुझे यहाँ पर इस काम को खत्म करना होगा। अब मैं काफी दूर आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पर अपनी जो पहले सॉरी क्या नाम था बिचियोन क्लैन की जो टेक्निक है उसको यूज कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी डैगर को निकालती है, लेकिन जैसे वो डैगर को यूज करने लगती है इसी के दौरान वो देखती है कि हमारा सांगू जो है वो तो वहां पर बेजर्क होने वाला है और सांगू ने अपनी बेजर्कर एनर्जी को रिलीज कर दिया होता है। और बेजर्कर एनर्जी को रिलीज करने के बाद वो सामने वाले के ऊपर जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिरता है, जबकि दूसरे वाला अपने दोनों हाथों में की पावर को रिलीज करके उसके ऊपर आकर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तो वो एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसमें वो 10 पंचेस एक साथ थ्रो करता है। तुम्हारा सांगू जो होता है उसके 10 पंचेस को डायरेक्टली अपनी बॉडी के साथ फेस करता है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो धमाका हटने के बाद वो बंदा जो होता है वो काफी ज्यादा हार्म आता है क्योंकि उसने यहाँ पर अपने पावरफुल टेक्निक को यूज किया है। तो वो कहता है कि मेरी इस पावरफुल टेक्निक के बाद तो कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी डीमन पाम की 10 स्ट्राइक्स खाने के बाद उठकर खड़ी हो पाओगे। लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखता है तुम्हारा सांगू जो होता है वो सही सलामत उसके सामने खड़ा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से और भी जबरदस्त एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो ये देखने के बाद दोनों काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं लगता है कि हमें यहाँ पर से निकल चलना चाहिए, हम लोग इस लड़के से फाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस लड़के की बॉडी के अंदर तो बहुत सारा किलिंग इंटेंट है और जो मर्डरस नेचर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होती है जो कि इस तरह के सीरियल किलर्स होते हैं, हम लोग यहाँ पर बच नहीं पाएंगे। और जैसे वो दूसरे मास्टर से बात ही कर रहा होता है इसी के साथ ही हमारा सांगू अपनी तलवार को थ्रो कर देता है और उसकी तलवार सीधी आकर मूंछों वाले मास्टर की बॉडी के आर पार हो जाती है और वो मास्टर जो होता है वहीं पर गिरकर मर जाता है। जबकि उसके साथ वाला जो कहता है मैं ये कैसे हो सकता है, ये लड़का यहाँ पर बहुत ज्यादा यंग है लेकिन इसके बावजूद ही यहाँ पर अपनी तलवार को की मदद से कंट्रोल कैसे
कर सकता है, क्योंकि की कंट्रोल स्वर्ड तो उस वक्त अचीव की जाती है जब कोई बहुत ही बुढ़ा मास्टर हो जिसका लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि 18-19 साल का लड़का जहां पर की कंट्रोल स्वर्ड को यूज कर पा रहा है? ये बहुत ही अजीब बात है। तो जल्दी से जल्दी जहां पर से भागकर वापस जाना होगा, जाकर माजा ग्रुप के लोगों को बताना होगा कि जहां पर एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है, क्योंकि अगर ये टैलेंट को आगे बढ़ने दिया जाए तो ये आगे बढ़कर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन हमारा सांगू अब उसे यहाँ पर से भागने कहाँ देगा? वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे हमारा सांगू उसके करीब पहुंचता है तो फिर से अपनी 10 फिश किंग को यूज करते हुए उसके ऊपर मारता है। जैसे वो एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे सांगू को 10 फिश के साथ अटैक करता है तो हमारा सांगू जो होता है उसके बॉडी के इर्द-गिर्द एनर्जी निकल रही होती है, जिसके साथ एक बैरियर क्रिएट हो रहा होता है और वो सारी एनर्जी को ब्लॉक करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो वो बंदा भी कहता है कि इसकी एनर्जी तो मॉन्स्टर लाइक है, मैं यहाँ पर इसको ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। और हमारा सांगू उसके करीब पहुंचते ही अपने पंच में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके सर के ऊपर जैसे ही पंच मारता है तो उस बेचारे का सर उड़ जाता है, यानी कि एक ही पंच में उसका सर जो है वो वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारी शिन जो थी वो एक बंदे को लेकर अपने साथ जंगल में आ गई थी और वहां पर आकर अपने डैगर के साथ उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। वो फ्लाइंग डैगर टेक्निक को यूज कर रही होती है। तो वो बंदा जैसे वहां पर उसकी टेक्निक को देखता है वो पहचान लेता है कि ये तो यहाँ पर प्लम टेक्निक को यूज कर रही है, प्लम डैगर टेक्निक जो कि बिचियोन क्लैन की है। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो गोस्ट हैंड है, यानी कि बिचियोन क्लैन की जायुल है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाकर अपने ग्रुप के लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन जैसे ही वहां पर से भागकर जाने के बारे में सोच रहा होता है हमारा सांगू पीछे से निकल आता है। तो वो कहता है कि अब ये पागल मॉन्स्टर कहां से आ रहा है? और मिस शिन कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, सांगू इस वक्त बेसर्क हो चुका है। तुम्हारा सांगू उसके करीब पहुंचता है, वहीं पर पहुंचते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाकर आगे गुजर जाता है और उस बेचारे को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। और हमारा सांगू जो होता है उसकी बॉडी को वहां पर काट देता है, फिर साथ ही अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर इतनी ज्यादा अटैक करता है बेसर्क होकर, यानी पागलों की तरह उसकी बॉडी के वहां टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है। और उसको मारने के बाद हमारी मिस शिन जो होती है उसे कहते हैं कि यंग मास्टर। जैसे वो उसकी आवाज सुनता है तो उसके ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इस वक्त उसे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी। बिल्कुल एक पागल की तरह वो उसके करीब पहुंच जाता है, जाकर उसे कॉलर से पकड़ता है और अपनी तलवार घुमाकर जैसे उसकी गर्दन काटने लगता है। मिस शिन उसे कहते हैं कि यंग मास्टर ये मैं हूं शिन सोहा, आप मेरे पर अटैक नहीं कर सकते। और जैसे ही वो उसकी बात सुनता है, उसकी आवाज सुनता है, वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और शांत होने के साथ ही वो जल्दी से भागता हुआ साइड के ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर सीजर्स हो रहे थे, उसे झटके लग रहे होते हैं और उन झटकों से बचने के लिए उसे अपनी बॉडी को बीट अप करना होगा। वो सामने जाकर पेड़ों के साथ टक्कर मारना शुरू कर देता है। वहां पर आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनके साथ वो टकरा कर अपने सीजर्स को कम कर रहा होता है और उन पेड़ों के साथ टकरा कर वो अपने आप को वहां पर शांत करने की कोशिश कर रहा था। तो मिस शिन कहती है कि मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से है, क्योंकि मैं यहाँ पर उस बंदे को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ आया, जिसकी वजह से उसे अपनी मेड्रोस एनर्जी को यूज करना पड़ा। इस तरफ मिस टैंग जो है वो लेफ्टिनेंट से पूछते हैं क्या हुआ, क्या फाइट खत्म हो गई? तो वो उसे कहती है कि पता नहीं, वहां पर से फाइटिंग की आवाज तो खत्म हो गई, यानी कि धमाकों की आवाज रुक चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे। हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे लोगों ने फाइट को जीता हो। अगर वो फाइट को जीत भी गया होगा लेकिन फिर भी वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होना है। आगे की जर्नी जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 32 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि माउंटेन के ऊपर जाने के बाद क्या ये लोग उस डिवाइन फिजिशियन को इतनी आसानी के साथ बना लेंगे, क्योंकि वो बंदा पिछले 10 साल से माउंटेन के ऊपर दरवाजे बंद करके बैठा हुआ है।